हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये वाले वीडियो में हम लोग जेम फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत लोगों का क्वेरीज आ रहा था, सो आई थॉट आई मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस कंपनी कि उसमें हो क्या रहा है। तो देखो, सिंपल सी पॉइंट है यहाँ पे, इस कंपनी में एक प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले कंपनीज का मेन बिजनेस सेगमेंट्स क्या था और अभी बिजनेस सेगमेंट्स क्या बन रहा है और मैनेजमेंट किस दिशा में काम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जेम फाइनेंशियल्स का पहले क्या क्या उनका मेन डिवीजन था, उनका था कैपिटल मार्केट्स का डिवीजन था। ये कंपनीज का आईपीओ वगैरह वगैरह लाता था, दूसरों के लिए मर्चेंट बैंकर का काम करता था, इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम करता था, ठीक है। तो वो था उनका प्राइमरी डिवीजन। उसके बाद वो क्या करता था, एज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह भी काम करता था, लोन्स वगैरह देता था ऐसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप देखोगे कि रिसेंटली कंपनीज में कंपनी का मैनेजमेंट का फोकस ही बिल्कुल बदल गया है। अभी उनका फोकस है पूरा वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन को बढ़ाने के लिए। अभी उनका पूरा फोकस हो गया है एसेट मैनेजमेंट डिवीजन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि लेक मैनेजमेंट ये बता रहा है, और दूसरे साइड में आप ये भी देखोगे कि उनका जो भी पहले जो ये रियल एस्टेट में जो लोन्स था, राइट, उसमें बहुत सारे लोन्स में एनपीएस बढ़ गया था, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गया था। तो अभी क्या हो रहा है, वहां से भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस हो गया, और वहां से भी मतलब होता है ना कि जब तुम्हारे एनपीए हो जाता है फिर तो कोर्ट कचहरी का बात चलता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। लेकिन अभी कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है, मतलब लेटेस्ट अगर मैं कॉन कॉल का बात करूं, कि वहां से भी कुछ आई थिंक 300 करोड़ के आसपास पैसा इनको रिकवरी मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अभी कंपनी क्या कर रहा है, पूरे अपने फोकस को शिफ्ट किया टुवर्ड्स द वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन। तो जेम फाइनेंशियल्स की एक बात बता दूं कि पिछले साल उनका जितना रिलेशनशिप मैनेजर था, ठीक है, आज आप देखोगे कि दैट नंबर इज ऑलमोस्ट डबल्ड। सो बेसिकली ये रिलेशनशिप मैनेजर्स कौन होते हैं, ये वो वाले लोग होते हैं जो अपने ये जो बड़े बड़े जो ये वेल्दी फैमिलीज होते हैं, उनका एडवाइजर बन के उनके साथ हैंड होल्ड करके उनका काम करते हैं इन द वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन, ठीक है। मतलब से फॉर एग्जांपल ये जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, ये मतलब पढ़े लिखे रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, सिर्फ ये एजेंट नहीं होते हैं। सो दे एक्ट एज एडवाइजर, दे एक्ट एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट टू द वेल्दी फैमिलीज, ठीक है। ये जो एचएनआई एंड अल्ट्रा एचएनआई फैमिलीज है, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट पे इनका पूरा फोकस है, ठीक है। अब देखो, अभी यहां पे बात क्या हो रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड इवन मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि पहले ये जो रियल एस्टेट में लेंडिंग करके जो ये फंसता था, ठीक है, आगे जाके ये लोग अपने आप से ये सब काम नहीं करेगा, ये सब बड़े बड़े जो ये रियल एस्टेट जो प्लेयर्स है उनके साथ मिल के लेंड करेगा, ठीक है। प्लस जेम फाइनेंशियल्स के एक और अच्छी बात मुझे ये लगा कि उनका जो अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का, तो वो सेगमेंट में भी इनको बहुत स्कोप दिखता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, अभी आप देख रहे हो कि जेम फाइनेंशियल्स का एक तो उनका जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन का जो काम था, ठीक है, जो ये पहले करता था, अभी उससे थोड़ा थोड़ा करके इनका फोकस शिफ्ट हो रहा है। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि लाइक एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम वो नहीं करेगा, लेकिन उनका गोइंग फॉरवर्ड उनका मेन फोकस रहेगा टुवर्ड्स वेल्थ मैनेजमेंट, टुवर्ड्स एसेट मैनेजमेंट, ये सब आपका एसेट, मतलब दे आर ट्राइंग टू बिकम अ गुड एएमसी कंपनी एज वेल। और उसके साथ साथ उनका कैपिटल मार्केट्स में भी सब एक्सपोजर तो हो गए। और इवन इस Q1 में भी इफ आई टेल यू कि इनका जो कैपिटल मार्केट्स और एडवाइजरी का जो डिवीजन है, आई थिंक that grew sales by 50% के आसपास, ठीक है। सो कैपिटल मार्केट्स इज डूइंग वेल, यू आर सेटिंग अप द वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन वेरी वेल, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। और उस दूसरे साइड में तुम्हारा जो पुराना जो तुम्हारे जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन के साइड में जो भी एनपीएस वगैरह बन गया था, वहां से भी तुम्हारा रिकवरी कुछ 250-300 करोड़ के आसपास आने वाला है, मैनेजमेंट ने वो बताया। और उसके साथ साथ यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स भी ये लोग बहुत अच्छे रेट से पुश करेंगे। एक और चीज मुझे अच्छा लगा मैनेजमेंट का, वो ये भी है कि वो ये बता रहे कि पहले जब वो रियल एस्टेट लोन्स देता था ना, तो लेट से सिर्फ लैंड देखने के बाद वो लोन दे देता था, लैंड का वैल्यू देख के। लेकिन अभी वो ये बोल रहे कि नहीं, हम वो सिर्फ लैंड देख के हम लोन नहीं देंगे तुमको, कोई रियल एस्टेट कोई भी कुछ भी बनाने के लिए हम तुम्हें लोन नहीं देंगे। हम देखेंगे कि तुम्हारा वो एसेट का कैश फ्लोज क्या आ रहा है, ठीक है, और उस कैश फ्लोज के बलबूते पे हम तुमको लेंड करेंगे। सो बेसिकली क्या, इनका जो लेंडिंग वाला साइड है जेम फाइनेंशियल्स का अपने पूरा बिजनेस का इकोसिस्टम में, तो लेंडिंग वाला साइड में भी इनका गोइंग फॉरवर्ड इनका एसेट क्वालिटी और बेटर होने वाला है। अफोर्डेबल हाउसिंग में तो आपको तो पता ही है, राइट, कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के कंपनीज ये सब आवास एंड एप्टास एंड होम फर्स्ट फाइनेंस एंड इंडिया शेल्टर, ये सब कितने अच्छे कर रहा है ना। तो वो वाले सेगमेंट पे जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो इसीलिए तो सारे अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज अच्छा कर रहे हैं। तो जेम फाइनेंशियल्स भी जो भी अपना गाइडेंस दिया,
वो भी प्रेटी एग्रेसिव गाइडेंस ही है, ठीक है, इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। तो ये भी मार्केट को अच्छा लग रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, पूरा वेल्थ मैनेजमेंट का डिविजन को स्केल कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ये मोतीलाल ओसवाल का भी वही कहना था कि बेसिकली उनका भी जो वेल्थ मैनेजमेंट का जो डिविजन है इन मोतीलाल ओसवाल का अगर मैं बात करूं, तो वहां पे भी आप देखोगे कि ब्रोकरेज से धीरे धीरे करके फोकस शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अभी वो क्या करने का कोशिश कर रहा है, ये प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट फैमिलीज के साथ और काम करना है। बिकॉज ये सारे वेल्थ मैनेजमेंट का जो रेवेन्यूज है वो मोस्टली रिकरिंग रेवेन्यूज होता है। फिर मोतीलाल ये भी कर रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म हो या मतलब ये आप देखोगे कि लाइक ये जो दूसरे का म्यूचुअल फंड्स जो होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम फ्रॉम बीइंग अ प्योर प्ले ब्रोकरेज कंपनी इनटू बीइंग अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, ठीक है। आप देखोगे एंजल वन भी वही कर रहे हैं ना। एंजल वन का भी आप देखोगे कि लाइक धीरे धीरे करके वेल्थ मैनेजमेंट का वो डिवीजन बिठा रहा है, एसेट मैनेजमेंट का डिवीजन बिठा रहा है, ठीक है। फिर वो दूसरों का म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऑल्दो आज भी एंजल वन का मोस्ट पार्ट ऑफ देयर सेल्स आपका ये ब्रोकरेज डिवीजन से आता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये वाले डिवीजन विल कंट्रीब्यूट टू लेसर एंड लेसर पार्ट ऑफ टोटल सेल्स। और ये जो वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, ये हो जाएगा द बिगर पार्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल हो या आपका जेम फिनेंशियल्स हो या आपका एंजल वन हो, कोई भी कंपनी हो कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड, वो अब ज्यादा से ज्यादा वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। इवन आप ही देखो ना, आप जितना आप बड़े हो रहे हो, आपको भी मार्केट में एक अच्छा एडवाइजर चाहिए, या आप जिसका वीडियोस देखते हो, ठीक है, मतलब आपको नॉलेज चाहिए पहले, राइट। वरना आप अपने हार्ड अर्न मनी को कैसे डालोगे। पहले क्या होता था स्टॉक मार्केट में, लोग ऐसे कोई भी एक एजेंट को रख देता था, ये ब्रोकरेज कंपनी ने प्लेटफॉर्म बना दिया, भाई कुछ भी ट्रेडिंग कर लिया एंड ऑल दैट। लेकिन लोग अभी धीरे धीरे करके मतलब उनका नॉलेज लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी उनको भी चाहिए कि कोई उनको हैंड होल्ड करे, एक अच्छा एडवाइजर मिल जाए उनको, एक अच्छा पर्सनल मेंटर कोई उनको मिल जाए, ताकि क्या होगा ना, ताकि उसका ये जर्नी अच्छे, मतलब वो स्ट्रक्चरली पैसा बनाएगा, वो सीखेगा और वो मार्केट वॉलेटिलिटी से वो कम पैनिक करेगा। इसी वजह से आप देखोगे ना कि ये जो सारे कंपनीज है, इनको समझ में आ गया कि हमें वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ और जाना है। क्यों? बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट का जो रेवेन्यूज है वो रिकरिंग रेवेन्यूज होता है, ठीक है। आप देखोगे ये जो म्यूचुअल फंड्स में भी, मतलब ये जो मार्केट पिछले 7-8-9 महीने में इतना प्रॉब्लम्स में आया, ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स में भी इनफ्लो का रेट थोड़ा कम हुआ, आई एग्री। बट हैविंग सेड दैट, मोस्ट पीपल स्टिल कंटिन्यू टू डू एसआईपी ना, बिकॉज उनको भी समझ में आ गया, अभी लोगों को समझ में धीरे धीरे करके आ रहा है कि आज अगर हमने मार्केट का थोड़ा भी वॉलेटिलिटी देख के बाजार से पैसा निकाल ले, तो मार्केट से तो पैसा नहीं बनेगा। और एक बात तो सबको पता है यहां पे कि शेयर बाजार से ही पैसा बनता है। इवन ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है ना, तो ये जो बार बार तो यही बोलता रहता है कि आज इंडिया के इवन अनलिस्टेड स्पेस में कितने हजारों कंपनीज है, तो उनका आईपीओ आना बचा है, ठीक है। और सोचो कितने अनलिस्टेड कंपनी जब लिस्टेड मार्केट में आएगा तो कितना ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खोलेगा, राइट। और इवन आज भी हमारे देश में मतलब इंडिपेंडेंट डीमैट अकाउंट्स कितना ही होगा, 10-15 करोड़ के रेंज में होगा, या क्या पता उसके थोड़ा सा नीचे होगा। और देखिए हमारे देश में पैन कार्ड होल्डर्स कितना है। सो गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में मतलब मैं अगर गेस्टिमेट करके बता दूं कि नंबर ऑफ पैन कार्ड होल्डर्स एंड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट होल्डर्स मोटा मोटी एक ही जगह में आ जाएगा। सो दैट इज द स्कोप हियर इन द होल कैपिटल मार्केट्स, इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, फिर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। मतलब इसलिए तो आप देख सकते हो कितने सारे ये फिनटेक्स है जो अपने प्लेटफॉर्म्स में प्लेटफॉर्म बना रहा है, और ऐसे सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रहे हैं कि भाई हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर ले एंड देन अपना पूरा क्लाइंट्स को लेके यहीं पे आ जा। अब देखोगे देयर इज अ कंपनी कॉल्ड प्रूडेंट कॉर्पोरेशन एडवाइजरी सर्विसेज करके है, तो वो तो वही बना रहा है ना, वो बीच का प्लेटफॉर्म बनाने वाला एक बिजनेस है। और वो क्या करते हैं, एक तरफ से सारे म्यूचुअल फंड्स को लेके आया और दूसरे साइड में सारे एडवाइजर, ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आया, जो अपने क्लाइंट्स को लेके आते हैं। और जितना ट्रांजैक्शन होते हैं तो ऑफकोर्स एज अ प्लेटफॉर्म आपको उसका एक पार्ट पेमेंट मिलता ही है। सो बेसिकली क्या है ना कि एक दुनिया इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे करके तो जेम फिनेंशियल्स अभी आपको समझ में आ गया, जेम फिनेंशियल्स आगे जाके ये सब सोच रहे करने का, प्लेटफॉर्म्स बनाने का, वेल्थ मैनेजमेंट का काम करने का, एसेट मैनेजमेंट का काम करने का, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करने का, रादर देन वो सब एआरसी के चक्कर में पड़े रहो। और एआरसी का क्या ही है ना, आपको तो पता ही है कि कोई जगह में एक प्रॉब्लम में कोई रियल एस्टेट का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है, और उसके बाद उसका कोर्ट में केस चल रहा है, और बीच में क्या होता है, जेम फिनेंशियल्स भी फंसे हुए हैं। सो इससे क्या होता है ना, शेयर होल्डर्स भी निकल जाते
हैं स्टॉक से, स्टॉक का भाव भी गिर जाता है और हर जगह में हेडेक ही हेडेक होता है। सो जेम फाइनेंशियल्स को बात समझ में आ गया कि भाई अगर हमें शांति से बड़ा पैसा बनानी है तो हमें वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसके साइड साइड एक और तो पॉइंट है, जैसे मैं बता रहा हूं कि वेल्थ मैनेजमेंट का जो ये एवरेज जो ये रिकरिंग रेवेन्यूज होता है ना, ये जो रिकरिंग रेवेन्यूज होता है बेस्ड ऑन फ्लोज, ये टर्म में रिकरिंग क्यों है? बिकॉज इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉलेटिलिटी मोस्ट मतलब ऐसा आप नहीं देखोगे, स्पेशली अगर आप कोई HNI एंड अल्ट्रा HNI का कोई फैमिली से आते हो तो वो मार्केट वॉलेटिलिटी से उतना डरते नहीं है, बिकॉज वो लोग एडुकेटेड होते हैं और उनका एडुकेटेड एडवाइजर्स या आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो क्या है, मतलब पैसा रहेगा सिस्टम में, गॉट इट। और ये लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट साइकिल्स पैसा बनाएगा। जेम फाइनेंशियल्स का वही है, बिकॉज इसको छोड़ के तुम देखोगे उनका कैपिटल मार्केट्स का डिवीजन, कल क्या पता फिर से मार्केट गिरे, कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, IPOs ड्राई अप हो जाए, तो अगेन जेम फाइनेंशियल्स का कैपिटल मार्केट सेगमेंट्स में खराबी दिखेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट उनका कैपिटल मार्केट्स का डिवीजन बहुत अच्छा किया। इफ यू लुक एट जेम फाइनेंशियल्स का कैपिटल मार्केट्स का डिवीजन और मोतीलाल ओसवाल का कैपिटल मार्केट्स का डिवीजन, दे डिड वेरी वेल। जबकि एक और कंपनी है डैम कैपिटल करके आया, जिसका IPO आई गेस ये लास्ट ईयर को ही आया था, आई थिंक दिसंबर या जैन 2024-2025 के आसपास जो आया था, उनका कैपिटल मार्केट्स का डिवीजन बहुत ही खराब किया, बिकॉज दे आर अ प्योर प्ले कैपिटल मार्केट्स प्लेयर, ये आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर जो ये डैम कैपिटल है। लेकिन यहां पे मैं देख सकता हूं कि लाइक ये लोग, ये जो जेम फाइनेंशियल्स है और मोतीलाल ओसवाल है, ये लोगों ने तो अच्छे से ही बात किया, अच्छा ही बोला कि हमारे यहाँ पे IPO का पाइपलाइंस बहुत अच्छा है। मतलब ये किसी का अगर QIP से पैसा उठानी है, IPO से पैसा उठानी है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज में ये मदद करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, सब कुछ ठीक है। वो डैम कैपिटल एकदम एक फालतू कंपनी है, मतलब फालतू इन द सेंस, मतलब जब तुम्हारे पीयर्स कैपिटल मार्केट्स डिवीजन में इतना अच्छा कर रहा है इन IB एंड IE, तो तुम यहाँ पे क्या, मतलब एंड आई कैन टेल यू डैम कैपिटल ने तो आई गेस कॉल भी नहीं किया, तो मतलब क्या बोले अब उनका, मतलब इतना खराब रिजल्ट किया तुमने, IPO का टाइम आया तब तुमने कॉल किया, लेकिन उसके बाद इस बार जब तुम्हारा सेल्स 30-40% के आसपास गिर गया और इनका तो पूरा प्रॉफिट ही गायब हो गया डैम कैपिटल का। आई थिंक इनका पैट फेल बाय 95-99% के आसपास, मतलब चला ही गया सारा प्रॉफिट। तो उसके बाद तुम और कॉल नहीं करोगे तो फिर मार्केट तुमको क्यों ट्रस्ट करेगा, है ना। सो यही है जेम फाइनेंशियल्स का। हमने बात करते करते बहुत सारे कंपनीज का डिस्कशन हो गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा है अभी ये मेगा ट्रेंड किस तरफ है। सबको वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन खोलना है, सबको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज खोलनी है, सबको प्लेटफॉर्म बनानी है। इसलिए आप देखोगे ये जो सारे ये जो प्राइवेट इक्विटी फंडिंग जो करके जो क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स लेके ये सब जो नया जो स्टार्टअप्स होते हैं वो प्लेटफॉर्म्स खोल रहे हैं, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म्स खोल रहे हैं और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वो लोन ओरिजिनेशन का काम करते हैं ये प्लेटफॉर्म्स। फिर उसके बाद वही ना, ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स को बोल रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म में आके काम करो एंड ऑल दैट। सो दिस इज द मेगा ट्रेंड हियर, दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग, दिस इज वेयर द इंडियन कैपिटल मार्केट्स आर हेडिंग, ठीक है। तो ये वाला बात सही है। ब्रोकरेज डिवीजन से भी धीरे धीरे करके सबका फोकस जा रहा है। ब्रोकरेज विल बी देयर, मतलब देखो ब्रोकरेज डिवीजन नहीं रहेगा ना, ब्रोकरेज गिव्स यू मोर वॉल्यूम्स ना इन अ बुल मार्केट, फिर उनको तुम ये सारे वेल्थ मैनेजमेंट का प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर सकते हो, फिर तुम उसको एसेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल कर सकते हो। सो ब्रोकरेज डिवीजन कभी मरेगा नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन ब्रोकरेज के साथ साथ यू नीड ऑल दीज अदर थिंग्स जिससे तुम्हारे रेवेन्यूज तुम्हारे रिकरिंग रहता है, ठीक है। तो यही हो गया। तो इसीलिए जेम फाइनेंशियल्स यही कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट को जेम फाइनेंशियल्स अच्छा लग रहा है। उनका नंबर्स भी अच्छा है। आई थिंक उनका Q1 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर है जेम फाइनेंशियल्स का, आई थिंक इट्स अ रिकॉर्ड नंबर एज वेल। आप एक बार मतलब जाके एक बार चेक कर सकते हो। एंड देन अगेन इट इज डूइंग वेरी वेल, मतलब जो इनको करना था वो कर रहा है, ठीक है। जेम फाइनेंशियल्स हो गया, फिर आप देखोगे जो मोतीलाल ओसवाल कर रहा है वो भी एकदम सही काम कर रहा है, ठीक है। मतलब यहां पे मोतीलाल ओसवाल का एक और बात ये है कि मोतीलाल का अब क्या था, वो एक फुल सर्विस ब्रोकर था, राइट। लेकिन अभी वो क्या समझ में आ गया कि फुल सर्विस ब्रोकर बनने के साथ साथ उनको एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना है, उनको एक बड़ा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी भी बनना है। तो वो उसका क्या है, उनका तो देखो उनका तो करोड़ों में कस्टमर्स है ना। आई थिंक दे हैव मोर देन 1 करोड़ कस्टमर्स अक्रॉस देयर, मतलब जो इनका म्यूचुअल फंड का जिनका जो फोलियोज है और जिनका लेट से आपका ये जो ब्रोकरेज का जो फोलियोज है ना। तो बेसिकली क्या है,
अभी मोतीलाल के पास वो पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, कैसे, ताकि वो क्रॉस सेल कर पाए, है ना, मतलब उनके पास तो पूरा कस्टमर का बेस है, राइट, और वो क्रॉस सेल करके और पैसा उठा सकता है कस्टमर से। सो यही वाला पॉइंट है। चलो, ये वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारे कैपिटल मार्केट्स के ट्रेंड्स के बारे में बात किया, राइट, किस तरफ दुनिया जा रहा है और कौन अच्छा है, कौन कौन अच्छा नहीं है। एंड ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, जेम फिनेंशियल, जिसके वजह से मैंने वीडियो बनाना चालू किया था, लेकिन चलो मतलब हो ही जाता है ना, इट्स जस्ट अ डिस्कशन, बिकॉज आई कांट लिमिट माई थॉट्स। मैं वीडियो में कभी कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आता हूँ कि लाइक मैं इतना ही बोल के बंद कर दूंगा। मेरा है कि लाइक जब तक मेरा फ्लो ऑफ थॉट चलता रहेगा, तब तक मेरा मुंह भी चलता रहेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि वरना क्या होता है ना, लर्निंग आपके लिए भी सही नहीं होता है और वीडियो बंद करने के बाद मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट होगा। सो एनी विच वे, कमिंग बैक टू अनदर, आई मीन द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, कि लाइक ये संडे को सेशन होने वाला है सुबह 10 बजे को। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डाल दूंगा। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड आई थिंक 625 के आसपास रजिस्ट्रेशन। सो यस, वी स्टिल हैव सम सीट्स लेफ्ट। आई थिंक 900,000 तक तो सीट्स हो ही सकता है। तो जल्दी से आ जाना संडे को सुबह को 10 बजे। ऐसे ही करके हम लोग हजारों सेक्टर्स के बारे में, हजारों कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे पूरा दिन लेके, मतलब सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। सो बहुत मजा आने वाले है, Q&As करेंगे। एंड देन अगेन, आप लोग जो भी ये सेशन में आ रहे हो, सबको रिकॉर्डिंग मिलेगा वेबसाइट में ही फॉर द नेक्स्ट 365 डेज। ठीक है, बस यही है। चलिए मिलते हैं और ये सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन अच्छा कर रहा है। जैसे ये वाले वीडियो में मैंने बता दिया कि लाइक जेम फिनेंशियल्स अच्छा है तो क्यों अच्छा बन रहा है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज किस तरीके से हो रहा है, एंड दूसरे साइड में ये डैम कैपिटल काइंड ऑफ अ कंपनी बुरा क्यों है, राइट, कौन कॉल नहीं करता है, रिजल्ट खराब है जब पीयर्स बहुत अच्छा कर रहा है ना। सो एनी विच वे, तो इस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। एकदम सिर्फ एक पेन पेपर लेके आपको बैठना है विद एन ओपन माइंड। आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं लिया तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप एक बार देख के आ सकते हो। आई नो मोस्ट पीपल हैव सीन इट, बट लेकिन जिन्होंने नहीं देखे हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक हेड स्टार्ट मिलेगा। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि आपको देखना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे आओ, आपको मतलब इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग सेशन फॉर यू। मतलब अगर आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बाहर भी आके सोचोगे तो मैं आपको उस दिन को इतने धंधों के बारे में सिखाऊंगा ना, इतने मॉडल्स के बारे में सिखाऊंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।